अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम में हमारे पास पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम है। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस चैप्टर में बहुत सारे अहम टर्म्स यूज होंगे। उन टर्म्स को मैं पहले चाहूंगा कि वो मैं मॉडिफाई करूं, आप लोगों को आसान बनाऊं, ताकि आगे आने वाले लेक्चर में जब वो टर्म यूज होंगे तो आप लोग आसानी से उनको अंडरस्टैंड कर पाएं। और जब आप इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चले जी, सबसे पहले परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसकी शॉर्ट हिस्ट्री पर जाऊं। देखो, डबल डेरिवेशन ऑफ टैक्स बैन है। डबल डेरिवेशन ऑफ टैक्स कि भाई यहां भी टैक्स हो और वहां भी टैक्स हो। सॉरी, अगर एक शख्स दो जगह, दो मुल्कों से कोई इनकम वसूल कर रहा है, या वो एक जगह पे रेजिडेंट है, एक जगह पे नॉन रेजिडेंट है, एक मुल्क में रेजिडेंट है, एक मुल्क में नॉन रेजिडेंट है, ए पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन स्कोप यहाँ वाइड है। कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड फेडरल गवर्नमेंट। जब पर्सन का वर्ड जहां भी यूज हो इनकम टैक्स में, पर्सन इज कंपनी, जो भी है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो चले जी, अगर कोई भी पर्सन वो क्या करता है, एक से ज्यादा ममालिक में वो ट्रेड करता है, बिजनेस उसने सेटअप की हुई है, तो जाहिर सी बात है वो एक मुल्क से भी इनकम जनरेट कर रहा है, अपने रेजिडेंट जहां का वो रेजिडेंट है वहां से भी वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो पहले होता क्या था कि जो रेजिडेंट पर्सन है वो जहां बिजनेस कर रहा था, जिस मुल्क में, वहां भी टैक्स देता था, और यहां जहां का वो रेजिडेंट है वहां भी वो टैक्स देता था। तो यहां वो डबल टैक्स पे करता था। तो इस चीज से, यानी डबल डेरिवेशन, ये बहुत बड़ा मसला था। इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए सफर हो रहा था कि भाई जो भी इन्वेस्टर हैं, they were not interested in international trade just because the double derivation। तो इसके लिए लीग ऑफ नेशन ने एक ट्रीटी नेगोशिएट किया, और इस ट्रीटी के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, और ये डबल डेरिवेशन का जो कंसेप्ट है उसको रोक दिया गया। और यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, वहां से प्रिंसिपल क्या हुआ, डिराइव हुआ, और ये इंटरनेशनल सतह पर, और पाकिस्तान का जो भी अभी इनकम टैक्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टैक्सेशन को फॉलो कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के प्रिंसिपल को, जो भी है यहाँ पे आप लोगों को नजर आएंगे। तो चले जी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अभी क्या है। देखो, एक रेजिडेंट पर्सन है, मैंने आप लोगों को बताया, अभी बताने की जरूरत नहीं है कि रेजिडेंट पर्सन से क्या मुराद। कंपनी भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, और इसके साथ फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकता है। अभी एक रेजिडेंट पर्सन, वो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का एक कंपनी है, जैसे अपना है, हम कहते हैं, पता नहीं अपना है कि नहीं, ये जैस अफगानिस्तान में भी जाके अपना क्या करता है, बिजनेस सेटअप करता है। ये एक कंपनी है, पाकिस्तानी रेजिडेंट कंपनी है। अगर ये कंपनी अफगानिस्तान में जाके अपना सेटअप बिजनेस करता है, बिजनेस सेटअप करता है, तो जाहिर सी बात है यहां ये रेजिडेंट कंपनी है, वहां जाके वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा।
अभी वहां जो भी वो इस्टेब्लिशमेंट करता है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन हमारे पास डेफिनेशन क्लास की, यानी इस ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन सेक्शन में सब क्लास 41 सेक्शन 2 सब क्लास 41 में हमें डिफाइन किया गया है भाई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या है। पहले मैं इसको जरा वाज़ेह कर दूं, उसके बाद हम इसको मजीद मॉडिफाई करेंगे। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट वो है, वो इदारा है या वो सेटअप है जहां पे एक नॉन रेजिडेंट पर्सन अपनी बिजनेस को इनहेंस करने के लिए किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में आके क्या करता है, वो कोई ऑफिस बनाता है और अपनी बिजनेस को इस मुल्क में लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल जोंग है हमारे पास, जोंग के ऑफिस ब्रांचेस यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे है। तो इसका मतलब यह है कि भाई वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, वो जिस मुल्क का भी कंपनी है, हमें नहीं पता वो चाइना का है या जिस भी मुल्क का है, वो यहां पे उसने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है। तो इसके जो भी ऑफिस हैं, यहां से जो इनकम वो डिराइव कर रहा है वो थ्रू परमानेंट बाय द नॉन रेजिडेंट। जोंग का जो कंपनी है वो अगर किसी दूसरे मुल्क का है, किसी भी मुल्क का है, वो नॉन रेजिडेंट है पाकिस्तान के लिए, यहां वो रेजिडेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी लॉ, लेकिन उसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट यहां है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट से मुराद उसकी बिजनेस सेटअप यहां पे ऑफिस है, या उसकी कोई एजेंट यहां काम कर रहे हैं, उनके बिहाव पर उनके एजेंट वो कंट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं। तो यहां पे वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के जरिए अपना बिजनेस रन कर रहा है। और ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है, यहां से जो इनकम डिराइव होगा, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक बात याद रखें, जिस तरह हमने कंपनी ऑर्डिनेंस में पढ़ा है कि भाई कंपनी एक्ट में हमने पढ़ा है कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द ओनर डायरेक्टर्स। ये यहां पे कह रहा है कि भाई इफ द नॉन रेजिडेंट की ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या है, चार्ज टू टैक्स है। यहां पे ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के जरिए अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन यहां पे कोई इनकम डिराइव कर रहा है, तो ये इनकम, ये नॉन रेजिडेंट कंपनी की जो इनकम है, जो भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के जरिए वो अर्न कर रहा है, विच इज चार्ज टू टैक्स। तो चले जी, हमने इसको मेरे ख्याल में काफी समझाने की मैंने कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया है। तो ये है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। एक ऑफिस है या कोई एजेंट है, ऑथराइज्ड एजेंट, who enter into contract on behalf of the hacking non-resident person। तो चले जी, रॉयल्टीज, हमें इस में बहुत ज्यादा इस चैप्टर में रॉयल्टी का जिक्र आएगा। रॉयल्टी क्या है भाई? रॉयल्टी इज द इनकम, royalty is the income which is derived on the disposal or issue of a right। वो इनकम, वो पेमेंट, वो इनकम, वो पेमेंट जो किसी राइट को डिराइव या डिस्पोज ऑफ करने में किए जाते हैं, वो रॉयल्टी है। भाई राइट से क्या मुराद है यहां पे? रॉयल्टी उस इनकम को कहते हैं, रॉयल्टी उस इनकम को कहते हैं जहां पे आप
कोई भी पेट एंड्रॉइड डिस्पोज ऑफ करते हैं, कोई पिक्चर बेचते हैं, कोई मूवी को डिस्प्ले करने के लिए लाइसेंस लेते हैं, या कोई कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, ट्रेडमार्क है, या कोई भी ऐसी राइट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, इमेज है, वैल्यू है, विजुअल, कोई भी कुछ भी, अगर आप डेफिनेशन क्लास सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 को अगर आप पढ़ें गौर से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, तो आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा, समझ आएगी कि भाई रॉयल्टी कहते किस चीज को है। तो चलो जी, मैंने कोशिश की कि भाई रॉयल्टी यानी इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ इशुएंस ऑफ लाइसेंस ऑन द सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने इसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है कि भाई वहां से जो इनकम डिराइव होता है वो क्या है, रॉयल्टी है, विच इज चार्ज टू टैक्स। चलो जी, हमारे पास इसके साथ साथ एक और है इनकम रिसीट। इनकम रिसीट, देखो इनकम रिसीट क्या है। इनकम रिसीट वो है जहां पे आप एक्चुअली रिसीव द अमाउंट, ये इनकम रिसीट है। और जब आप इनकम को रिसीट कर रहे हैं, when you are a salaried person, अगर आप सैलराइज पर्सन हैं तो आप एक्चुअली जब रिसीव करें पेमेंट, आप एक्चुअली उस सैलरी को रिसीव करें, तब यू आर बाउंड टू पे टैक्स फॉर सैलरीड पर्सन। अगर आप एक कंपनी है या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो वहां एक्रूअल बेसिस पर भी जो है, अगर आपको एक पैसा एक्रूव हुआ है, आपको अमाउंट एक्रूव हुई है, इनकम एक्रूव, अभी एक्रूव क्या है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, कैसे से लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इस पर आते हैं। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपकी इनकम क्या है, रिसीट हुई है एंड यू आर सैलरीड पर्सन, तो फिर जब आपने रिसीट की एक्चुअली, तब आप पर टैक्स क्या होगा, पे करना लाजिम होगा, वरना नहीं। तो इसी के साथ रिसीट हो गया। अभी एक्रूअल क्या है, सेक्शन 34 या 33 या 32, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बैरेक्ट को अभी आपके पास है तो देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। एक्रूअल के लिए यहां पे वो अमाउंट है एक्रूअल व्हेन इट इज ड्यू ऑन यू एंड यू आर नॉट एक्चुअली रिसीव, आप एक्चुअली उसको रिसीव नहीं किए हैं, उसके पेमेंट आपको हुई नहीं है, वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं है, लेकिन यू हैव द राइट टू रिसीव विच इज ड्यू ऑन यू, जो आपका हक उस पर बनता है कि भाई आप उसको रिसीव करें। तो ये है एक्रूअल बेसिस। देखो एक्रूअल बेसिस हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब मैं यहां पे डिस्कस करूं तो आप लोग लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, जो भी अकाउंट का जो हिसाब किताब रखना, ये कंपनी के लिए लाजमी है कि भाई एक्रूअल बेसिस पर वो अपनी अकाउंट मेंटेन करे। एक है रिसीट बेसिस पर। रिसीट बेसिस पर जो अकाउंट मेंटेन करना, ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए लाजिम है। अगर आपकी अकाउंट्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं एक्चुअल एक्रूअल बेसिस से रिसीट बेसिस पे, या रिसीट बेसिस से एक्रूअल बेसिस, इफ यू आर ए कंपनी, तो फिर आपको क्या करना है, ये इनकम टैक्स के जो भी कमिश्नर है उससे अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद ही आप अपना अकाउंटिंग का जो भी स्टैंडर्ड है उसको आप एक्रूअल से
रिसीट में चेंज कर सकते हैं। ये उसके लिए प्रोसीजर हम आगे जाके पढ़ेंगे भाई। लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि एक्रूअल वो होता है जहां पे आप एक्चुअली द अमाउंट इज द इनकम इज ड्यू टू यू, आपका हक उस पर बनता है, तब वो क्या है, एक्रूअल होता है। जब वो एक्चुअली रिसीव होता है, रिसीट होता है, तो फिर अगर आप सैलरीड पर्सन है देन यू आर बाउंड टू पे टैक्स ऑन दैट। अगर एक्रूव हुई है और आपने रिसीव नहीं किया, एक्रूव हुई है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, आपका हक उस मनी पर, उस इनकम पर बना है लेकिन आपने रिसीव नहीं किया है। अगर you are a company and you are maintaining account on accrual basis, then you have to pay the tax on the accrual amount. आपने accrual account amount को भी अपनी इनकम में आप शो करना है। Despite the fact you have received or not, you have to pay tax on such amount which is accrued on you. तो चले जी, ये था accrual। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे नवाज शरीफ से कोई दोस्ती नहीं है, कभी मैंने वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये कहना लाजिम समझता हूं कि यहाँ पे ख्याली तनख्वाह की हम बात सुनते हैं कि भाई उसको ख्याली तनख्वाह पर क्या किया गया है, नाअहल किया गया है। अगर हम लॉ को देखें कि भाई सैलरीड पर्सन के लिए ओनली व्हेन द अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड देन इट बिकम इट्स इनकम। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप तनख्वाह लेने वाले शख्स हैं, तो आप अगर एक्चुअली उस अमाउंट को रिसीव करें तो आप अपने रिटर्न में जाहिर करना, अपने एसेट में, अपनी लाइबिलिटी में आपने उसको जाहिर करना आप पर लाजिम है, कानूनी ऑब्लिगेशन है। अगर आप कंपनी है तो फिर सिर्फ एक्रूव हुई है तो फिर वो आप पर लाजिम है कि भाई आप अपने रिटर्न में शो करना लाजिम है। यहां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती किस तरह किया गया कि भाई नवाज शरीफ किसी कंपनी में डायरेक्टर था या मैनेजिंग जो भी था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई उस शख्स को, वो सैलरीड पर्सन था, अगर वो डायरेक्टर था, वो कोई वहां पे वो तो नहीं था, बिजनेस से कोई अर्निंग नहीं कर रहा था, वो कोई एम्प्लॉय था, वहां से वो सैलरी रिसीव कर रहा था, लेकिन उसने एक्चुअली रिसीव नहीं की वो अमाउंट। अगर वो एक्चुअली रिसीव किया होता और उसने अपने रिटर्न में शो ना किए होते तो यहां वजह बनता था कि भाई उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन यहां कानूनी सकम इस फैसले में क्या है कि भाई वो सैलरीड पर्सन था और उसने रिसीव नहीं किया, इसलिए वो अपने एसेट में उनको जाहिर नहीं किया। वहां पे उन्होंने पता नहीं ब्लैक्स डिक्शनरी से एक्रूअल और उसकी डेफिनेशन उस जजमेंट में डाल दी कि भाई ये देखो, इसने इस पर लाजिम था कि भाई ये चीजें वो जाहिर करता। भाई वो एक बिजनेस से अर्न तो नहीं कर रहा, वो कंपनी तो नहीं है नवाज शरीफ उस कंपनी में एक मुलाजिम था। ही वॉज अ सैलरीड पर्सन, वो सैलरीड पर्सन था, इसलिए उसने अपनी इनकम उस रिटर्न में जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जाहिर नहीं की, वेल्थ स्टेटमेंट। तो भाई उसके साथ ज्यादती हुई है, डीप कॉन्डोलेंस। तो चले जी इसके साथ रेमिटेंस की तरफ आते हैं। रेमिटेंस क्या है? एक है रिसीट, एक है रेमिटेंस। जब आप कोई भी इनकम रिसीव करें तो उस पर क्या होती है, टैक्स लगता है। रेमिटेंस आप उस इनकम को ट्रांसफर करें, भेज दें, रिसीव करके अपने अकाउंट में डाल दें। फॉर इंस्टेंस आपने अकाउंट रिसीव किया दुबई में, वहां आपने जो भी सैलरी जो भी है आपकी रिसीव किया, जाहिर सी बात है आपने रिसीव करके उस पर टैक्स आपने जो भी लाइबिलिटी बनता था आपने पे की और उसको रिमिट किया पाकिस्तान में अपने अकाउंट। तो ये हो गया रेमिटेंस। रेमिटेंस पर याद रखे कभी भी
टैक्स आयद नहीं होती। जो भी एक्चुअल रिसीट है उस पर टैक्स आयद होती है। जब आप इनकम रिसीव करते हैं तो उस पर टैक्स है। अगर आप उसको रिमिट करते हैं अपने बच्चों के अकाउंट में, अपने बीवी के, फैमिली किसी के भी, या अपने अकाउंट में, तो ये आपकी इनकम नहीं बन जाती। दोबारा उस पर टैक्स नहीं होगा क्योंकि आपने एक दफा रिसीव की एंड पे किया। जो भी टैक्स बनता था, टैक्स लायबिलिटी बनती थी, आपने पे की, दैट्स इट। तो चले जी, डीम्ड इनकम, कैश एंड काइंड। डीम्ड इनकम किसे कहते हैं इनकम टैक्स में? डीम्ड इनकम वो इनकम है, डीम्ड तस्वुर किया जाएगा इनकम, आपकी इनकम, वो इनकम जिस अनएक्सप्लेन्ड इनकम, कि भाई आपने ये पैसा कहां से लाया और आपने इन्वेस्टमेंट की। अगर आप ये सोर्स ही ना बताएं उस पेमेंट की कि भाई आपने ये पैसा आपके पास आया कहां से, आप बताते नहीं है कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है कहां से आया, तो लॉ कह रहा है कि भाई, लॉ कहेगा कि भाई ये तुम्हारा इनकम है, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। अगर आप ये आपकी इनकम तस्वुर होगी डिस्पाइट द फैक्ट यू हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, चाहे आपने करप्शन, वी हैव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव नो कंसर्न विद द सोर्स, आपने जायज तरीके से या नाजायज तरीके से वो इनकम वसूल की है, लेकिन आपने वसूल की है, आपके अकाउंट में है और आपने उससे इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपकी अकाउंट, आपकी क्या तस्वुर होगी? इनकम तस्वुर होगी। तो ये डीम्ड इनकम का तस्वुर है कि भाई आपका तस्वुर होगा अगर आपके अकाउंट में वो आए हैं, वो जहां से भी आए हैं। तो कैश एंड काइंड पैसे, कैश पैसे आपको एक्चुअली कैश में पे हो रहे हैं, जेब से निकाल के आपको देता है। काइंड, देखो कैश भी आपकी इनकम है, काइंड, इन काइंड आपको कोई ड्राइवर सहूलियात मुहैया किसी कंपनी की तरफ से हो रहा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट, बाय वर्चू ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आपको घर मिल रहा है, आपको सैलरी के साथ साथ घर मिल रहा है, और घर की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी आपकी इनकम तस्वुर होगी। और आप अपना एनुअल रिटर्न जमा करते वक्त उस गाड़ी अगर आपको मिली है, आपको ड्राइवर की सहूलत अवेलेबल है, आपको घर की सहूलत अवेलेबल है, गैस बिजली बिल ये मिल रहे हैं आपको, ये दिस आर इनकम इन फॉर्म ऑफ काइंड, ये भी आपकी इनकम है। और आप जब अपना एनुअल रिटर्न, अपना टैक्स कंप्यूट करें तो इन सारों को अपने इनकम में आप क्या करेंगे? जाहिर करेंगे, वरना आप खतरे में आएंगे और आपको बहुत सारा जुर्माना हो सकता है। भाई इसके लिए आपने बहुत ज्यादा नुकसान भरना पड़ेगा। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई व्हेन यू मेक ए डिफॉल्ट, तो आपको इसके लिए कितने कंसिक्वेंसेस आपने फेस करना होंगे, सीरियस कंसिक्वेंसेस। तो चले जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना है। हम आगे पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम की जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि लंबा हो गया है। मुझे बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।